हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, इस चैप्टर में बिहार बोर्ड का जो चल रहा है अभी, वो पहला चैप्टर चल रहा है साइंस का। साइंस में हम पढ़ा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह अध्याय 1 है, एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। देखिए, इस चीज को समझिए। हमारे दैनिक जीवन में जो निम्नलिखित परिस्थितियां पर ध्यान दी गई है, विचार की गई है, इनके बारे में रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है, क्या कैसे मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया होता है, कैसे फर्मेंटेशन होता है, कैसे सांस लेते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन शरीर में जो भोजन पचता है वो रासायनिक अभिक्रिया है। इन सब के बारे में पिछले 2 वीडियो में डिस्कस हो चुका है। और हमने मैग्नीशियम रिबन के बारे में भी डिस्कस कर दिया है, जो चित्र 1.2 में दिया है, और क्रियाकलाप 1.1 में। देखिए, ये सब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। 1.2 1.3 ये भी डिस्कस हो चुका है। डिस्कस होने के बाद देखिए, रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका हमने ऑलरेडी पिछले 2 वीडियो में बनाया है, बताया है। आज जो है, ये तीसरा वीडियो है जो रासायनिक समीकरण एवं उनकी अभिक्रियाओं के तीसरा वीडियो है ये। देखिए, ये बहुत वीवीआई मतलब कि चैप्टर है। इसको समझिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना भी हमने बता दिया था, बैलेंस करना भी बता दिया था, संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे करते हैं वो भी पिछले अध्यायों में हो गया है। और देखिए, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बैलेंस समीकरण कैसे करते हैं, और देखिए उसके लिए क्या क्या कदम उठाते हैं कि एलएचएस आरएचएस में तत्वों की संख्या कैसे बराबर होती है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर, इसके बाद जब रासायनिक समीकरण बैलेंस हो गया है तो अब हमको पढ़ना है। देखिए, भौतिक अवस्थाओं के संकेत को लिखना ये भी हो चुकी है। और उसके बाद प्रश्न ये सब आपको बना लेना है, इसको हमने डिस्कस कर चुका है। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार ये भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। देखिए, ये सब लेसन जो है, ये सब जो एक पेज है वो डिस्कस हो चुका है। देखिए यहाँ पर 1.2 वियोजन अभिक्रिया भी डिस्कस हो चुका है, लेकिन हम यहाँ से हम पकड़ ले रहे हैं। देखिए, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वियोजन अभिक्रिया मतलब जब एक तत्व टूटकर दो या दो से अधिक तत्व में विभाजित हो जाती है तो वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल, सॉरी तत्व नहीं, एक बड़ा मॉलिक्यूल वाला यौगिक टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूलों वाले में परिवर्तित हो जाते हैं तो उनको वियोजन कहते हैं। वियोजन को ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये भी ऑलरेडी हो चुका है। देखिए, वियोजन अभिक्रिया हो चुका है। इसमें हमने बताया था कि फेरस सल्फेट में को जब हीट करते हैं तो फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ये हो चुका है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यहाँ पर लेड नाइट्रेट ये सब हो चुका था, और ये भी सब चैप्टर हो चुका था। देखिए यहाँ पर ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। विस्थापन अभिक्रिया, अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस किया जा चुका है। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस किया जा चुका है, और अब जो है हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो लीजिए, हम आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाना विस्थापन अभिक्रिया से। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यहीं से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया में परखनली धागा, कॉपर सल्फेट विलयन और लोहे की कील, इसको कैसे कैसे अरेंज करेंगे इसको समझ लीजिए। पहले क्रियाकलाप समझिए विस्थापन अभिक्रिया का। देखिए, लोहे की 3 कील लीजिए और उन्हें रेग माल से रगड़ दीजिए। लोहे के 3 कील लीजिए और उसे रेग माल से रगड़ दीजिए, साफ कीजिए। ए और बी से चिन्हित की हुई 2 परख नलियाँ लीजिए। ए और बी से चिन्हित की हुई 2 परख नलियाँ लीजिए। प्रत्येक परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट, 2 परख नली लेना है जिसमें प्रत्येक में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। ये 2 कील
को धागे से बांध कर सावधानी पूर्वक प्रखनली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक चित्र 1.80 ए में डुबो कर रखिए। तुलना करने के लिए कि एक कील को अलग रखिए। देखिए, एक कील को अलग रखिए, एक कील को विलयन ए में रखिए। 20 मिनट के लिए पश्चात दोनों किलो को 20 मिनट तक चित्र इतना के डुबो कर रखिए। तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए। अब देखिए, 20 मिनट पश्चात दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालिए। 20 मिनट बाद दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालिए। प्रखनली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना चित्र 1.8 बी की तुलना से कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी किलो के रंग की तुलना बाहर रखी किलो से कीजिए। देखिए, 3 कील है। एक कील एक बिलियन में है, दूसरा कील दूसरे बिलियन में है, एक बाहर रखा गया है कील। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परखनली धागा से बांधा हुआ है। कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है। पर्पल कलर का लोहे का कील डाला गया है। कॉपर सल्फेट में डूबी हुई लोहे की कील, तो लोहे का कील के साथ क्या होगा, जब कॉपर सल्फेट में डूबा हुआ कील है जो, देखिए यहाँ पर जब कील को आप कॉपर सल्फेट में डुबा देंगे तो ये क्या होगा, नीला विलयन से इस तरह का विलयन हो जाएगा। नीला विलयन से इस तरह का थोड़ा सफेद टाइप का विलयन हो जाएगा। और लोहे का कील जो है इस प्रकार का है, लोहे का कील जो है इस प्रकार का है, व्हाइट टाइप का है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का लेयर कील पर चढ़ जाता है। कॉपर का लेयर कील पर चढ़ जाता है। मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि एसिड बेस रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक एक तत्व के पॉजिटिव रेडिकल दूसरे तत्व का निगेटिव रेडिकल के साथ संयोग कर लेता है, और एक तत्व का निगेटिव रेडिकल दूसरे तत्व का पॉजिटिव रेडिकल के साथ संयोग कर लेता है। जैसे प्रयोग से पहले उपरांत लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना कीजिए। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया? लोहे की कील की रंग भूरा क्यों हो गया? क्योंकि कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया? देखिए, लोहे का कील जो है भूरा पड़ जाएगा और कॉपर सल्फेट का विलयन का नीला रंग मलिन हो जाएगा। क्यों? देखिए, ये कॉपर सल्फेट का है, ये रिएक्शन ये हुआ है। कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका सॉल्यूशन है जो नीला कलर का होता है। इसमें फेरस डालेंगे, Fe डालेंगे, तो क्या होगा, ये फेरस ऑक्साइड बना लेगा। मतलब जब हम सक्रियता श्रेणी देखते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, तो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज में Fe जो होता है, Fe फेरस, फेरस आयरन, आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है और कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है। कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है। तो कहने का मतलब है, जो आयरन है वो आयरन कॉपर को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। आयरन जो है कॉपर को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर लेगा और खुद कॉपर के जगह चला जाएगा और बनाएगा FeSO4 कॉपर सल्फेट। देखिए, यहाँ पर था आयरन अकेला था और कॉपर सल्फेट था। तो यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा आयरन, रिप्लेस कर देगा और खुद आयरन सल्फेट बना लेगा। आयरन सल्फेट का मतलब फेरस सल्फेट। और Cu जो कॉपर कॉपर जो है वो अलग निकल जाएगा या पेंट पर चढ़ जाएगा। देखिए, देखिए, कॉपर अलग हो जाएगा मतलब उसके सॉल्ट से। तो हम देखेंगे इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक हाई रिएक्टिव तत्व जब अपने से लो रिएक्टिव तत्व को क्या करे, उसके अम्ल से विस्थापित कर दे, इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं ये उसी को अ, बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब
अ, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, अब विस्थापन अभिक्रिया जो होगा, देखिए विस्थापन अभिक्रिया अब जो होगा वो इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण, मतलब विस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण है। एक उदाहरण है जेडएनएस। जब जस्ता को चाहिए, देखिए जस्ता को जब विस्थापन अभिक्रिया करना है तो किसके साथ करेगा? CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा और खुद बना लेगा। देखिए जिंक जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर होता है। जिंक जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से कॉपर से ऊंचा होता है, और कॉपर जो होता है हाइड्रोजन के भी नीचे होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जिंक जो है अपना से छोटा, अपना से कम अ, ए, ए, इलेक, ए, ए, मतलब कि मेटल को कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को क्या करेगा? अपने से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को रिप्लेस कर देगा। देखिए यहाँ पर रिप्लेस कैसे कर रहा है, इसको समझिएगा। रिप्लेस कर रहा है, जेडन खुद CuSO4 में से Cu को हटा दे रहा है और बना रहा है क्या? बना रहा है आपका ZnSO4। और Cu जो है वो अकेला रह जा रहा है। Cu अकेला रह जा रहा है, मतलब कहने का मतलब उसी तरह से आपका Pl जो होगा, देखिए उसी तरह से आपका जो Pl वाला होगा यहाँ पर समझिए। उसी तरह से यहाँ पर Pb प्लस CuCl2 मतलब लेड प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड बोलिए। जब लेड और कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा CuCl2 से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा लेड क्लोराइड और प्लस कॉपर देगा। देखिए तो इस तरह से जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है तत्व है। वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देंगे, क्योंकि और जिंक जो है और हमारा जो ये है लेड है, जिंक है, ये कॉपर से ज्यादा जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। इसीलिए ये कॉपर के सॉल्ट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। द्विविधि स्थापन द्विविधि स्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा कि उसमें एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा कि जो एक ये होगा रिएक्टेंट होगा, एक रिएक्टेंट मतलब अभिकारक होगा, वो दूसरे रिएक्टेंट से अभिक्रिया करेगा। फलस्वरूप आपका अभिक्रिया के फलस्वरूप सॉल्ट और वाटर देगा। यही होता है। देखिए द्विघातीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, देखिए इसको गौर से समझिए। द्विघात अ, द्वि अ, द्विविस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हाई पॉजिटिव रिएक्टिव एलिमेंट है, वो अपने से लो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को क्या करेंगे? विस्थापित कर देंगे। देखिए दोनों रेडिकल में, मतलब दो रेडिकल, एक का पॉजिटिव रेडिकल दूसरा का निगेटिव रेडिकल जुड़ जाएगा, एक का निगेटिव रेडिकल दूसरे के पॉजिटिव रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा। ये घटना होती रहती है। जैसे एक प्रखनली में 3 ml सोडियम सल्फेट का हिस्सा बी- का विलयन मान लीजिए कि एक प्रखनली है जिसमें एक प्रखनली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। मतलब एक प्रखनली लीजिए, उसमें 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। एक अन्य प्रखनली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए। दोनों विलयन को चित्र 1.9 में मिला लीजिए। आपने क्या देखा? तो हमने देखा है कि देखिए जब लिए हैं प्रखनली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन
जब लिया गया तो क्या हुआ, देखिए ये प्रखनली में सोडियम सल्फेट लिया गया है, सोडियम सल्फेट का विलयन लिया गया है और बेरियम क्लोराइड लिया गया है। एक में सोडियम सल्फेट, ये वाला में, इसमें बेरियम क्लोराइड, इसमें बेरियम क्लोराइड, पहला में सोडियम सल्फेट, और दोनों को देखिए दोनों को मिला दिया। दोनों ट्यूब को क्या करता है, आपस में मिला देता है। तो क्या होगा, सोडियम जो है क्लोराइड के साथ चला जाएगा और सल्फेट जो है बेरियम के साथ चला जाएगा। मतलब एक का पॉजिटिव रेडिकल दूसरे के नेगेटिव रेडिकल के साथ, एक का नेगेटिव रेडिकल दूसरे का पॉजिटिव रेडिकल के साथ चला जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट इसी को बोलेंगे। देखिए आप देखें कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो हल में अविलय होता है। देखिए कि एक मतलब कि एक पदार्थ होता है, श्वेत रंग का पदार्थ होता है जो जल में अविलय है। इस अविलय पदार्थ के अपेक्षा अ, अवक्षेप, इस अविलय पदार्थ का अवक्षेप अवक्षेप कहते हैं, इसे अविलय पदार्थ का अवक्षेप कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे कि श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है। जब आप यह अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए देखेंगे कि श्वेत प्रकार का एक रस जो होता है उसका श्वेत प्रकार प्रकाश का एक मतलब कि अ, ये एक प्रिसिपिटेशन करके बैठ जाएगा। क्यों बैठेगा कि देखिए आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय होता है। मतलब जब सोडियम और क्लोरीन सोडियम और क्लोराइड एक साथ मिल जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया में सोडियम और क्लोरीन, देखिए बेरियम क्लोराइड से सोडियम सल्फेट, तो देखिए सोडियम से क्लोरीन मिल जाता है और बेरियम से सल्फेट मिल जाता है। तो कह तो आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय, इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। देखिए जब आप देखेंगे कि जो जल में विलय होता है, अविलय होता है, उसका अवक्षेप बनता है और वो पेनी में जमा हो जाता है। देखिए आप देखेंगे कि श्वेत रंग का पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप कहने का मतलब कि एक पदार्थ जो है वो पेनी में जम जाएगा, एक पदार्थ ऊपर चला जाएगा, इसी को अवक्षेप कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट, जब सोडियम सल्फेट आपको बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा, तो ये क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट। इसका पॉजिटिव वाला इस अब सल्फेट के साथ चला गया। देखिए सोडियम पॉजिटिव रेडिकल और सल्फेट निगेटिव रेडिकल, सोडियम का पॉजिटिव और सोडियम सल्फेट का पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल का निगेटिव मिलकर मिलकर एक यौगिक बनाएंगे। और उसी तरह से दूसरे जो तत्व हैं उनका उनका मतलब कि अ, उनका जो मतलब पॉजिटिव आयन दूसरे तत्व के, जैसे बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड का पॉजिटिव आयन दूसरे तत्व के निगेटिव आयन के साथ अभिक्रिया करके तत्व बनाएंगे। जैसे बेरियम क्लोराइड को जब मिलाएंगे Na2SO4 में, तो बेरियम जो है सल्फेट के साथ लग जाएगा और सोडियम जो है क्लोरीन के साथ लग जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि Ba पर 2 प्लस चार्ज होता है। ऐसा इसलिए होता है कि Ba पर कितना प्लस चार्ज होता है, Ba पर 2 प्लस चार्ज होता है, Ba प्लस प्लस, तथा SO4 पर 2 माइनस चार्ज होता है, SO4 माइनस माइनस। यह अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो जल में अविलय रहता है। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वो अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्रियाकलाप 1.2, देखिए क्रियाकलाप 1.2 पर ध्यान दे, जिसमें आपने लेड 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 टू नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिश्रित करते हैं। देखिए
यहाँ पर जब द्वि विस्थापन अभिक्रिया होगा तो इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि लेड टू नाइट्रेट लेड सेकेंड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिश्रित किया जाता है। अवक्षेप किस रंग का था? क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं? इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए, इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या यह द्विविस्थापन पर में अभिक्रिया है? क्या यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो बिल्कुल द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक का देखिए, द्वि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक का पॉजिटिव रेडिकल दूसरे के निगेटिव रेडिकल के साथ चला जाता है, एक का निगेटिव रेडिकल दूसरे के साथ पॉजिटिव रेडिकल के साथ चला जाता है। ये होता है। देखिए, और अवक्षेप का क्या क्या होता है, तो याद रखिएगा, अवक्षेप किस रंग का था? मतलब सबसे पहले जब केमिकल रिएक्शन होगा और दुघातीय द्वि विस्थापन अभिक्रिया होगा, केमिकल अभिक्रिया होगा, जब द्वि विस्थापन अभिक्रिया होगा तो इस अभिक्रिया में ध्यान रखने की बात है कि एक तत्व का पॉजिटिव रेडिकल वाला तत्व दूसरे का निगेटिव रेडिकल वाला तत्व उसको सॉरी पहले का जो है एक रेडिकल, मतलब कि पहला यौगिक का पॉजिटिव रेडिकल दूसरे यौगिक का निगेटिव रेडिकल, वो क्या होगा, आपस में जुड़ के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे। और दूसरे का निगेटिव रेडिकल और पहले का पॉजिटिव रेडिकल, उनको भी मतलब कि चेक कर लिया जाएगा किस द्वारा से, तो ये अभिक्रिया द्वारा लैब में चेक किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहला बात है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, अभिक्रिया के आदान प्रदान को ही द्वीप विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट, यहाँ देखिए इस रिएक्शन में नीला कलर में जो दिया है रिएक्शन, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। देखिए, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है और बेरियम सल्फेट बनाता है और सोडियम क्लोराइड बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। देखिए, 1.2 पर ध्यान दें, जिसमें आपने लेड टू नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को मिश्रित किया है। देखिए, ध्यान दें 1.2 में, जिसमें आपने लेड टू नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिश्रित किया है। अवक्षेपण किस रंग का था? मतलब अवक्षेपण जो बना, जो उसमें से मतलब कि ये निकाल रहे हैं क्रीम, वो किस प्रकार का बना? अ, देखिए, अवक्षेप किस प्रकार का बना? देखिए, ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब कोई चीज बनता है, देखिए जब कोई दो मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन कराता है तो प्रिसिपिटेशन देखता है। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है, देखिए प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है कि कोई भारी चीज, भारी यौगिक, वो आपस में रिएक्ट करके नीचे पेनी में जमा हो जाए, उसी को प्रिसिपिटेशन कहते हैं। मतलब कि कोई दवा है, वो उसमें उसका मॉलिक्यूल बैठ जाता है नीचे बॉटल में, तो वो प्रिसिपिटेट हो रहा है। जैसे पानी में चीनी मिलाते हैं, घुल जाता है, तो वो हमारा घुलनशील है। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, एक हाई पॉजिटिव एलिमेंट वाला रेडिकल से हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव देखिए, एक जो है बड़े कंपाउंड, जो बड़े रासायनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले से सेकेंड, देखिए दोनों में आयनिक बंधन होगा, जो ए और बी या दो अभिक्रिया होगा, दोनों में द्विघातीय विस्थापन में आयनिक बंधन होगा। आयनिक बंधन में क्या होगा कि जब द्विघातीय विस्थापन कराएंगे तो पहला का आयनिक बंधन टूटेगा, पहला का पॉजिटिव पार्ट जो है वो दूसरे के निगेटिव पार्ट के पास चला जाएगा, और पहले का जो निगेटिव पार्ट है वो दूसरे के पॉजिटिव पार्ट के साथ चला जाएगा और अपना सॉल्ट बनाएगा। इस तरह से होता है। जैसे इस अभिक्रिया में दिखाया गया है, सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड से बेरियम को
बेरियम क्लोराइड से सोडियम जो है क्लोरीन ले लेता है और खुद बनाता है NaCl बनाता है। और बेरियम क्लोराइड जो है Na2SO4 से सल्फेट ले लेता है और खुद BaSO4 बनाता है। ऐसा नहीं होता है। Ba2 प्लस प्लस एंड SO4 माइनस माइनस की अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है, निर्माण होता है। देखिए, जो विलयन में ही रहता है वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विलयनों में उपस्थित आयनों का आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाकलाप ध्यान दें। देखिए, ध्यान देने पर क्या है बात कि जिसमें आपने लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम क्लोराइड के विलयनों को मिश्रित किया है। मतलब एक जगह आपने क्या किया है, लेड सेकेंड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिश्रित किया गया है। एक में अवक्षेप किस रंग का था? और क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं? क्या आप यौ देखिए, अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते? इस अभिक्रिया के लिए संतुलन रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके लिए रासायनिक समीकरण को लिखना बहुत जरूरी है। देखिए, उपाप चयन एंड उपचयन। उपाप चयन का मतलब क्या होता है इसको समझिए। उपाप चयन को ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। उपचयन को, सॉरी, उपाप चयन नहीं, उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन। अपचयन अपचयन देखिए, उपचयन उपचयन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो, उस अभिक्रिया में ऑक्सीजन ऐड हो जाए किसी यौगिक के साथ, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जिसके साथ ऑक्सीजन था वो उसको छोड़ दे तो उसका रिडक्शन होगा। ऑक्स देखिए, ऑक्सीडेशन को उपचयन बोलते हैं और ऑक्सीडेशन को आपको अपचयन बोलते हैं। उपचयन का मतलब ऑक्सीडेशन, अपचयन का मतलब रिडक्शन। देखिए, जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो रिड्यूस हो रहा है, जो जिसका ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। देखिए, हाँ, कॉपर चूर्ण की सतह जब देखिए जब उपचयन उपचयन अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, चाइना डिस्क में 1 ग्राम चूर्ण कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। देखिए, एक चाइना डिस्क आता है, उसमें कॉपर चूर्ण लीजिए और उसको क्या कीजिए, गर्म कीजिए। और चित्र 1.10 में दिखाया गया है कि इसमें कॉपर ऑक्साइड कैसे बनाया गया है। देखिए, कॉपर को क्या किया, उसका मतलब कि पाउडर बना दिया और उसको चढ़ा दिया किसमें, तो उसको चढ़ा दिया एक मतलब बर्तन में रख के स्पीड लैंप में चढ़ा देता है। और देखिए, जब कॉपर की चूर्ण की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाई सॉरी कॉपर ऑक्साइड कॉपर की चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड 2 की काली परत चढ़ जाती है तो यह काला पदार्थ क्यों बनाता है, यह काला पदार्थ क्यों बना। देखिए, यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन से योग करता है। देखिए, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन से योग करता है और CuO बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। और यदि इस गर्म पदार्थ CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। अब उस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं
प्रवाहित करते हैं, क्योंकि इस स्थिति के विपरीत अ- अ- अभिक्रिया संपन्न होती है, कॉपर प्राप्त होती है। देखिए, CuO कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर बन गया। कॉपर ऑक्साइड को फिर जब गर्म करेंगे तो कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। कॉपर प्लस हाइड्रोजन, देखिए कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पर कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। देखिए, इस अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, कॉपर सल्फेट में कॉपर सल्फेट में देखिए, कॉपर सल्फेट में क्या होता है, कॉपर सल्फेट हम बोल रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं तो ये दोनों रिएक्ट नहीं करता है, और रिएक्ट नहीं करके क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड जो है अपना ऑक्सीजन H2 H2 को दे देता है। कॉपर ऑक्साइड जो है अपना देखिए, कॉपर ऑक्साइड जो है अपना ऑक्सीजन H2 को दे देता है और बनाता है H2O बनाता है। अ- अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। अभिक्रिया के समय किसी में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। उसका नाम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तथा अभिक्रिया में किसी पदार्थ के ऑक्सीजन के ह्रास होता है। अगर किसी का ऑक्सीजन लगा है और उसका मतलब कि अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी है और उसमें अपचयन अभिक्रिया हुआ है, दैट मीन्स कि वह ऑक्सीडेशन हुआ है। अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन। देखिए, उपचयन का मतलब होता है अ, उपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, और अपचयन का मतलब होता है अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, और उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जो भी टीचर हो मैथ साइंस के बैकग्राउंड में अच्छा हो, उन्हीं से आप तैयारी कीजिएगा। देखिए, इसमें याद रखिएगा कि अभिक्रिया जब होगा, समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उसे कहते हैं कि उपचयन हुआ है। अगर अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसका उपचयन हुआ। मतलब अगर कोई पदार्थ किसी पदार्थ से रिएक्ट कर रहा है, और कोई पदार्थ किसी पदार्थ से रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है। जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसको अपचयन कहते हैं। जैसे ग्रामीण ये अ, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण इसका देखिए, अभिक्रिया 1.29 में कॉपर सेकेंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए अपचयित हुआ इसलिए यह अपचयित हुआ। देखिए, जैसे कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन देखिए, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड में यहाँ पर देखिए, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है। देखिए, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं है, इस साइड हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है। तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और H2 में ऑक्सीजन का विलय हो रहा है। मतलब ये अपचयन अभिक्रिया कहलाया। अपचयन उपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, और इसको उपापचयन और अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है। एक ही रिएक्शन में दोनों क्रियाएं होती है। एक का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन होता है। याद रखेंगे, एक का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन होता है। जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ उदाहरण, जैसे ZnO प्लस कार्बन
ZnO में जब कार्बन मिलता है तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। याद रखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ उदाहरण। Zn में जब Zn Zn में जब ये C4 कार्बन मिलता है, जब Zn में कार्बन मिलता है तो Zn प्लस CO बनता है। देखिए ZnO जिंक ऑक्साइड में, जब जिंक ऑक्साइड में कार्बन मिलता है तो Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड में HCl मिलता है तो मैग्नीज क्लोराइड जल और क्लोरीन गैस बनता है। देखिए क्लोरीन गैस बनता है। अभिक्रिया 1.31 में कार्बन अभिक्रिया 1.31 में कार्बन उपचयित होकर CO तथा ZnO अपचयित होकर Zn बनाता है। अभिक्रिया 1.32 में Cl में उपचयित तथा MnO2 MnCl2 में अपचयित होता है। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन हुआ है, ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन हुआ है होता है। उपचयन हो तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें हाइ ऑक्सीजन अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। जब ऑक्सीजन जुटेगा हाइड्रोजन हटेगा तो उपचयन। जब ऑक्सीजन जुटेगा ऑक्सीजन, देखिए जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीडेशन। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन हटेगा और ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा, वो रिडक्शन हुआ। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ध्यान दीजिए, चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है तब श्वेत पर पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन। क्या आपने क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है? तो हाँ, देखिए आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी हुई वस्तु नुकीली होती है। देखिए हम लोगों ने देखा है कि लोहे के जो भी वस्तु बनी हुई है वो नुकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उस पर लाली मायुक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। जब लोहा खरीद के लाइएगा तो वो भूरे कलर की होगी, और मतलब वाइट टाइप का होगा। लेकिन जैसे कुछ दिन छोड़ दीजिएगा, हवा में उपस्थित जो मतलब कि वाटर बूंद है, या मतलब कि हवा में उपस्थित जो भी मॉइस्चर है वो क्या होता है, वो जंग लगा देता है। तो लोहे में जंग लग जाता है, हवा के अंदर उपस्थित मॉइस्चर से जंग लग जाता है और संक्षारण होता है। लोहे का परत खराब होने लगता है, लोहा खराब होने लगता है जंग लगने से। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान नहीं दिया? तो याद रखिएगा, चांदी खरीदते समय चांदी के ऊपर जो होता है वो पॉलिश चढ़ा हुआ होता है। देखिए, तो इसलिए चांदी खरीदते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि उस पर कुछ चढ़ा हुआ नहीं हो। देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। और इस अभिक्रिया में संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण हैं। देखिए चांदी पर काला जो होता है, काला चीज, काला परत लग जाता है। और
तांबे पर हरा परत लग जाता है, ये संक्षारण हो रहा है, तांबा और चांदी दोनों खराब हो रहा है। संक्षारण कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे लोहे रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुएं, उसकी बहुत क्षति होती है। लोहा बहुत कीमती भी होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है दुनिया में, वो लोहा का ही इस्तेमाल होता है। लोहा का इस्तेमाल होता है, लेकिन लोहे में जंग लगने की डर होती है। इसीलिए जो ये जो पका हुआ लोहा हो, हार्ड लोहा हो, वही इस्तेमाल कीजिए। देखिए, इसमें जब संक्षारण होगा लोहे का, आयरन का, तो क्या होगा, जब सब जो होगा, जो आयरन का परत होगा, लेयर होगा, वो खराब हो जाएगा, पेंटिंग भी खराब हो जाएगी, आयरन का क्वालिटी गिर जाएगा। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसे खर्च करना होता है। जब क्षतिग्रस्त लोहा को क्या करेंगे, ठीक करने के लिए पुल में, लाइन में अच्छा से मेहनत करना होगा और अधिक पैसा खर्च करना होगा। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। विकृति गंधिता। विकृति गंधिता का मतलब होता है वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री। जब वसा युक्त तैलीय खाद्य सामग्री को जब आप लंबे समय तक रखते हैं या रखी रह जाती है, तब उस पर स्वाद, गंध कैसी होती है, तो उसका स्वाद क्या होता है, खराब हो जाता है, उसका गंध भी खराब हो जाता है। ये इसका मतलब उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकरण मिल जाते हैं। वायु रोधी बर्तन में खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले कंपनी चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर इसमें नाइट्रोजन गैस जैसे गैस सक्रिय गैस से युक्त कर देता है, ताकि चिप्स का उपचयन ना हो। देखिए, जो चिप्स बनाने वाला कंपनी है, वो क्या करते हैं, सब सब चिप्स के अंदर अ, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। चिप्स का जो मतलब पैकेट होता है, वो फूला हुआ होता है और भरा हुआ होता है, किससे, नाइट्रोजन गैस से, ताकि नाइट्रोजन गैस जो है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस जो है, वो क्या होता है, चिप्स को खराब होने से बचाता है। नाइट्रोजन गैस जो है चिप्स को खराब होने से क्या करता है, बचाता है। वायु के संपर्क से, देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ देता है। चिप्स के पैकेट में जब आप नाइट्रोजन गैस डालते हैं, तो वो नाइट्रोजन गैस उसके अंदर रखे हुए चिप्स को ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ देता है, और चिप्स अच्छा रह जाता है और वो खराब नहीं होता है। तो इसीलिए उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये अ, गैस लेते, ये नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चैप्टर पढ़ा दिया गया है, ये सब क्वेश्चन आंसर कर लेना है, सब वीवीआई क्वेश्चन है। एग्जाम के समय इस क्वेश्चन पर और विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। और देखिए, ये सब बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इन सब को कर लेना चाहिए। और देखिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए, मेरे यूट्यूब के चैनल से जुड़े रहने के लिए, मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक को ओपन करें और मेरा टेलीग्राम चैनल को लाइक और शेयर करें। देखिए, एग्जाम के समय क्या होगा, जितना भी पढ़ाई होगा, स्पेशल पढ़ाई, स्पेशल क्वेश्चन आंसर, वो टेलीग्राम चैनल पर ही होगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे हर यूट्यूब वीडियो के या तो डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में मौजूद होता है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और लिंक को ओपन करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मेरा काम अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। देखिए, लगे रहिए, रिजल्ट अच्छा आएगा और बहुत अच्छा आएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से भी हम कराएंगे और आप भी करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ताकि मतलब कि अच्छा होता रहे आपके लिए भी, स्कूल के लिए भी, ये आपके लिए भी, हाँ, टीचर के लिए भी, कोचिंग के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए भी। देखिए, खूब मन लगा के पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और अच्छा रिजल्ट दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।
आज रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण जो है वो खत्म हो गया ये चैप्टर। अब दूसरे दिन दूसरा चैप्टर इस्तेमाल किया जाएगा।